अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि हम भुट्टो की विरासत को आगे लेकर जाएंगे। हमने हमेशा 73 के आइन के तहत काम किए, हम सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क चलाना असल मसला है। आप इस बयान को कैसे डिसाइफर करेंगे? मैंने जरदारी साहब जैसे शरूर सियासतदान के बयान को डिसाइफर मैंने क्या करना है, एक छोटी सी नज़म सुन लो। ये मेरी नहीं है, हाँ ये मैं वाज़े कर दूं। शिकस्ता पाओ शिकस्ता ख्वाब हूं मैं, शिकस्ता ख्वाब हूं, मुझे दुआओं में याद रखना। मैं आखिरी जंग लड़ रहा हूं, मुझे दुआओं में याद रखना। हवाएं पैगाम दे गई हैं कि मुझको दरिया बुला रहा है। मैं बात सारी समझ गया हूं, मुझे दुआओं में याद रखना। अच्छा, जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट से जो मांग रहे हैं हाथ मजबूत करने के एवज, वो उन्हें मिलने वाला नहीं है मेरा ख्याल है। उसकी वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करना, तो उनके हाथ तो पहले ही बहुत मजबूत हैं। यकीन ना आए तो इंडियन लीडरशिप से पूछ लो, भारत से तस्दीक कर लें, और आपके तो हाथ में ही कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भुट्टो की विरासत क्या है। बेनज़ीर भुट्टो तक तो ठीक था, फिर अब बिलावल जरदारी साहब हैं, आप हैं, रोटी कपड़ा मकान का वादा है, 2 लख्त हो चुका मुल्क है। सो आई डोंट नो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। कम से कम मेरे जैसे अहमक आदमी की समझ में बात आई नहीं है। एक गलत इमला के साथ लिखी हुई एक दरख्वास्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं, लेकिन तमाम मजबूत पत्ते हमारे हाथ में हैं। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो अमरीका के लिए अच्छा ना हो। देखो बात सुनो, ईरानी चालाक वालाक तो मुझे नहीं पता, ये अजीब सी टर्म है। वो समझदार हैं, मामला फहम और जीरक लोग हैं। वो बात को अच्छी तरह सुनते, पूरी तरह समझते और फिर रद्द अमल देते हैं। और दूसरी बात, फहम व फरासत वगैरह ये डीएनए में होता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मजबूत पत्ते अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में होते तो अब तक वो बाजी पलट चुका होता। आखिरी हद तक जाने के बावजूद ये बाजी पलटी नहीं जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है बेटा कि ये चालाकी या साजिश जैसे अल्फाज ये 2 धारी होते हैं। अच्छा, इफ आई लाइक यू, मैं कहूंगा कि भाई शी इज वेरी स्मार्ट और ये और वो और वगैरह। इफ आई डोंट लाइक यू, मैं कहूंगा कि बहुत चालाक है, मक्कार है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन स्मार्ट होने में और चालाक होने में। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है। हम जैसे चवल लोग कहते हैं अंग्रेज ने साजिश की, वो तुम कर लो। मैं तो साजिशी नहीं कहता किसी को। अगर मैं आपको नापसंद करता हूं, मैं कहूंगा आप साजिशी हो। इफ आई लाइक यू, मैं कहूंगा आप ब्रिलियंट हो। हम जैसी कौमों को लफ्जों के मतलब भी नहीं पता। इसी तरह की बात माशाल्लाह साबका सुपर पावर के सदर फरमा रहे हैं। चालाकी क्या होती है, जहानत और चालाकी में क्या फर्क है, मुझे बताओ। साजिश के लिए जहानत चाहिए और कोई साजिश नहीं होती। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ईरानियों को मतलब ब्लेम कर, फजूल सी बात है ये। चालाक हैं,
दे आर स्मार्ट, दे आर इंटेलिजेंट, उनका डीएनए सुपीरियर है। अदरवाइज ये क्या अजीब सी बात है। ये हमारे यहां भी आइए, हम चवल अपने गिरेबानों में नहीं झांकते, फलां ने साजिश की है, तुम कर लो। ये बहुत घटिया अप्रोच होती है। मुझे अगर आउटस्मार्ट कर दे मेरा कोई हरीफ, मेरा तो खैर क्या किसी ने हरीफ होना है, मैं अभी बकना शुरू कर दूं इसने साजिश की है, तू कर ले। ठीक है, सब आगे चलते हैं। ईद उल अजहा के हवाले से खबर शामिल करते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक ईद उल अजहा के पहले और दूसरे रोज के बाद तीसरे रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद बसियार हो रही और एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने के बायस डायरिया, गैस्ट्रो और मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गई। मेयो सर्विसेज, जना, जनरल और सर गंगा राम अस्पताल में सैकड़ों की तादाद में मैदे और हाजमे से मुतालिक मुख्तलिफ बीमारियों के बायस मरीज ज़ेर इलाज हैं। लेकिन इससे पहले आप ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी? आपने भी गोश्त वगैरह खाया? मेरी ईद कैसी गुजरनी है, मैं चूंकि ईद की रूह से वाकिफ हूं, मैं इबादात की रूह से वाकिफ आदमी हूं, इसलिए जो आलाइशें आपने इन चीजों में घुसा दी हैं मैं उनसे दूर रहता हूं। ठीक गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो बात आपने की है ये नई नहीं है, मुद्दतों पहले भी, साल पहले भी ये इस बड़ी ईद पे, कुर्बानी वाली ईद पे यही खबरें आया करती थी पहले भी। वजह है वो भूखे नंगे को जिसको खाना 2 वक्त का मयसर नहीं है, उससे गोश्त मिलेगा तो जाहिर है यही कुछ होगा, वो कसना कटेगा पूरे साल दिए। मुझे नहीं पता मटन किस भाव है, मुझे नहीं पता देसी मुर्गी किस भाव है या ये ब्रायलर वगैरह, आई डोंट नो। जिनको ये नसीब नहीं होता, देखो बात सुनो, मेरा किताब में है, काले कौल मेरी एक किताब है, उसमें मेरा एक कौल है कि गुर्बत चीचक की तरह का मर्ज है, चीचक की बीमारी चली भी जाए तब भी चेहरे पे अपने निशानात छोड़ जाती है, और भूख सदियों से इस खित्ते के मुसलमान का मुकद्दर है, और ये उनका भी था। ये मिडल ईस्ट वगैरह जहां आप भागे जाते हो, पार्टीशन से पहले हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, वहां से मुतब्बे आया करते थे रमजान में, लोग उनको घरों में रखते थे, मस्जिदों में रखते थे, उनको लुक आफ्टर करते थे और जाते हुए उनकी माली मदद करते थे। फिर तेल निकल आया, तेल निकाला किसने? तेल को पहचाना किसने और निकाला किसने? इधर नहीं जाना, रेलवे भी दे गए, फलां भी दे गए, अभी वो साजिश भाई सुपीरियर थे, वो आ गए। किसी मुसलमान मुल्क का लिहाज किया अमीर तैमूर ने? यलदरम को पिंजरे में बंद करके रखा, वो जाने दो। ये हमारे यहां आजकल एक नया तमाशा लगा हुआ है, मौलवी आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। पहले सियासतदान मुर्गियां की तरह लड़ते सी, इंतजामी सतह ते लेग पुलिंग, पोस्टिंग, ट्रांसफर, अब बनाया नवा एक रौला शुरू हो गया, ऐसी जबान एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है। दूसरी तरफ ईदी के नाम पर शहरियों से पैसे मांगने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन, पुलिस वालों के खिलाफ भीख मांगने की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा कि ऐसे बेकारियों और इख्तियारात से तजावुज करने वालों की पुलिस में कोई जगह नहीं। पुलिस में क्या, कहीं भी नहीं जगह होनी चाहिए, लेकिन क्या करो फिर? सबसे ज्यादा यहां कर्ज भी कौन मांगता है? ये अपना डीआईजी ऑपरेशंस जेड़े ने फैसल कामरान साहब, उतो शुरू करना। अगर भीख मांगने की दफात के तहत मुकदमात दर्ज होने की रिवायत पड़ गई तो पाकिस्तान के हुक्मरान किधर जाएंगे? ये सियासतदान किधर जाएंगे जिनकी जायदादें जबरें खाती नहीं, सबको सब कुछ पता है, फिर भी करते कुछ नहीं? भीख मांगना, वो भाई तुम्हारे वजीर आज़म का कहना है कि भाई नाक रगड़नी पड़ती है, फलाना है, टमकाना है, तो वो भीख नहीं है, काबिले वापसी भीख है। तो यार छोड़ो।
سوشل میڈیا صارفین کی بہت بڑی تعداد بھارتی وزیر اعلیٰ پنجاب کی 600 یونٹ مفت بجلی دینے والی وائرل ویڈیو کو دیکھ کر اس عوام دوست اقدام کی بہت تعریف کر رہے ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ بھارتی پنجاب کا کہنا ہے کہ ہم نے تھرمل پلانٹ خرید کر یہ کام کیا، اب چڑھدے پنجاب میں 90% گھروں میں بجلی کا بل زیرو آتا ہے۔ حسن صاحب، صارفین یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر چڑھتے پنجاب میں یہ ہو سکتا ہے تو لہندے پنجاب میں کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ لہندا پنجاب ہے، ڈگیا ٹٹھیا تھلے روب زبال، اس وجہ سے یہاں عوام دوست قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ میں نے اخبار میں پڑھا اور ویڈیو بھی دیکھی۔ اچھا، بھگونت مان کی پنجابی سن کے میرا دل بہت خوش ہوا اور مجھے کچھ ساڑا بھی نہیں ہوا۔ جہاں اچھے حکمران ہوں گے یہ کچھ ہوگا۔ یہ جو یہاں تو آئی پی پیس تو فلانا، اور پہلے پتہ تو کرو کون ہے۔ دیکھو بات سنو، عام صارفین کو براہ راست ریلیف دینا، یعنی اس پالیسی کے تحت گھریلو صارفین اپنی ضرورت کے مطابق، یعنی اندازہ لگاؤ، دل خوش ہوا ہے، ایئر کنڈیشنر سمیت دیگر برقی آلات استعمال کر سکتے ہیں۔ ادھر کیا چھوڑو، پتہ نہیں، بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ ساتھ ہی ہے نا، اے نال بارڈر ہے۔ میں ایک بار پورا ایسٹ پنجاب پھرا ہوں اور یہ بارڈر کے ذریعے گئے تھے۔ فخر زمان صاحب کی ہے ورلڈ پنجابی کانگریس، صورت حال ہی اور ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ پروٹوکول پہ تھا، ہمارے ساتھ کوئی ایس پی تھا، ینگ بچہ، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹا تیرے نام کے ساتھ چال، تو میں نو کہندا ہے چاچا جی یا جو بھی اس طرح دا سکھ پنجابی بول رہا، بڑا خوبصورت۔ انہیں کہا جی آپاں چال دے ہیں، یہ چال جتھے دے میرا خیال ہے مراج خالد صاحب سن۔ میں انہوں پوچھا اتھے جرائم ہوندے تے ہس کے مینوں کہندا ہے کہ بڑیو جتھے بندہ ہوئے گا اتھے جرائم تے ہون گے۔ تے میں کہا کوئی قتل متل یہ وہ وغیرہ، کہندا ہاں تے نہیں ہوندا، ہاں تے نہیں ہوندا۔ تو میں کہا یار جرائم دی گل کر رہے ہیں۔ انہیں کہا یہ تو ہینیس کرائم ہے، ریپ تے فلانا ٹمکانا۔ انہیں کہا نا 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 ساڈے تے کتے ٹاوا ٹاوا ہوندا۔ تے میں کہا پھر تو کی کہہ رہے ہیں کرائم؟ انہیں کہا جی اتنے کرائم ہوندا جڑے بیرونے ملک جاندے ہیں لوگ، وہ پیچھے اپنے رشتے داراں نوں بھراواں بھروواں نوں پیسے بھیجدے ہیں، وہ کھا کھو جاندے ہیں یا اپنے نام تے پراپرٹی بنا لیندے ہیں۔ یہ لہندا تے چڑھدا، بس چڑھدا چڑھے ہے، لہندا لہ رہے ہیں، بس موج کرو۔ سب اوپر سے شروع ہوتا ہے، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ ٹھیک ہے صاحب، اگلے ٹاپک تے چلنے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آئی پی پیز کے حوالے سے کیمپین چل رہی ہے کہ تمام آئی پی پیز مالکان کے نام شائع کیے جائیں، جو پاکستانی مالکان ہیں ان کے معاہدے منسوخ کیے جائیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو۔ کیا کہیں گے؟ کرے گا کون؟ یہ رلے نے سارے۔ ابھی ہم چڑھتے پنجاب کی بات کر رہے تھے، آپ اپنی واردات لے کے بیٹھ گئے ہو۔ چڑھتے تے لیندے دا فرق نہیں ہونا، لسٹ شائع کرو، پتہ لگے کون کون آدم خور۔ میری کتاب کا نام ہے آدم خور نظام کا نوحہ۔ دیکھو لسٹ شائع کرو، بیوروکریسی ہو یا سیاستدان، کسی کو نہ بخشو۔ پھر اس لسٹ کو سامنے رکھ کے گلوٹین کو حرکت میں لاؤ، تارا مسیح اکٹھے کرو، ورنہ باقی سب کچھ بھی کھایا جائے گا۔ وہ حد ہو گئی یار۔ پڑھو اس میں میں واگا بارڈر کے ذریعے گیا تھا، اور کئی سال پرانی بات ہے، میاں حبیب میرے ساتھ تھے، ہمارے ایک لیڈنگ جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، اور ساتھ تھے ہمارے خواجہ صالح مرحوم۔ میں دنگ رہ گیا، I was driving myself۔ میں نے دیکھا بے شمار بچیاں تھوڑی دیر کے بعد ہی سکوٹیوں پہ، کئی سال پہلے۔ تو میں جو سکھ دوست ہمارا دویندر میرا خیال، وہ ساتھ بیٹھا تھا، تو میں کہا یار یہ کتنے رات شروع ہو گیا۔ انہیں کہا جی پتہ نہیں امرتسر یا کو، انہیں کہا جی وہ تو آ گیا، وہ تو نال ہے۔ ہم ہی دیکھتے دیکھتے باتیں کرتے وہاں پہنچ گئے ہم۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ معروف اینکر پرسن محمد مالک نے انکشاف کیا کہ حکومت $57 بلین خرچ کر کے 26,000 میگا واٹ مزید بجلی پیدا کر رہی ہے۔ اس پر مفتاح اسماعیل نے ٹویٹ کیا کہ بجلی اس وقت سرپلس ہے، گرمیوں کی پیک پر بجلی کی کھپت 33,000 میگا واٹ ہے، اس پر بھی 6 سے 7,000 میگا واٹ بچتے ہیں۔ بجلی چوری کا نظام ٹھیک کریں پھر آگے چلیں۔
حسن صاحب اس وقت خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہے, کیا کہیں گے؟ یہاں صرف انسان سستا ہے, پاکستان میں صرف پاکستانی سستا ہے. ایک بات یاد ہے. اور دوسری بات یہ ہے بجلی چوری کا نظام, وہ چوری کا نظام ٹھیک کرن گے کوئی یار کو مطلب. یہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی میں بڑی عزت کرنا ہے, پڑھے لکھے آدمی نے. آئی ڈونٹ نو ہم ایٹ آل, آئی ہیو نیور میٹ ہم, بٹ آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ. یہ دہشت گردی ہے. ساڈے جب تک کو گولیاں نہ بجن, خون نہ نکلے, دھماکے نہ ہوں, اسی انہوں دہشت گردی سمجھدی نہیں. آئی پی پیز بذات خود دہشت گردی کی بلائیں ہیں. یہ سراسر معاشی دہشت گردی ہے. پھر یہ لہندہ پنجاب اور مہنگا پنجاب, ہر شے مہنگی تو ہونی ہے سوائے پاکستانیوں کے. پاکستان میں ہر شے بہت مہنگی ہے. ٹوپی ڈرامے جاری ہیں بس. پاؤ انہوں نے لمے آئی پی پیز والے انہوں دیا شکلاں باہر لیاؤ, انہوں دے کردار باہر لیاؤ, انہوں دیا حصے داریاں, کون کہ فرنٹ مین ہے, کوئی اوکھا کم ہے. اسی اپنے تو کئی گنا وڈے ملک ہوں دھول چٹائی ہے نا جی. یہ نہیں قابو آتے اپنے کیچوے جو کوبرے بنے ہوئے ہیں. نیکسٹ خبر. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے رہنماؤں نے قومی حکومت بنانے کا مطالبہ کر دیا. فواد چودھری کا کہنا ہے اندرونی استحکام کے لیے سیاسی ماحول کی بہتری ناگزیر ہے, جبکہ محمد علی دورانی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت مزید رہی تو عام آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے گی. جو ہو جائے گی مطلب کتنے بھائی دورانی صاحب ہو چکی ہے, اور اب سے نہیں 10 سال 20 سال 30 سال پہلے. وہ پٹرے کی 50 سال پہلے کیا سی روٹی کپڑا مکان. بندہ انسان ہوں کی ہے سوائے جڑے جانور جونور پھردے ہیں انہوں بھی روٹی چاہیے ہوں, کپڑا نہیں چاہیے انہوں, مکان نہیں چاہیے, باقی تو چاہیے. تو انہیں جو روٹی کپڑا مکان دا لالچ دیتا لوگوں, لوگ بیوقوف ہو گئے. میں خود وہ دلی جیل کٹی, حالانکہ میں نے بھٹو کو ساری زندگی دیکھا تک نہیں, جلسے میں بھی نہیں دیکھا, لیکن یہ عوام دوستی اس کی یہ وہ دیکھ کے, حالانکہ میرا ذاتی پرابلم کوئی نہیں تھا. میرے پاس ہاسٹل میں بھی گاڑی تھی. اور ایک بات سنو, یہ اب عام آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے گی. دورانی صاحب انہوں ملن میں انہوں نے پوچھاں گا جائے گی دا کی مطلب ہے. وہ مدتاں تو ہوئی حال ہے. اچھا باقی یہ نہیں ہونا. فواد چودھری یا جننے بھی نے نا 10 کروڑ فواد چودھری بھی ہوں, یہ نہیں ہونا. اس کی وجہ ہے, جملہ کیا ہے, قومی حکومت بنانے کا مطالبہ. اچھا بنا لو, پھر کی ہونا ہے. اس کی وجہ ہے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا اسلامی جمہوریہ پاکستان جمہوریت. جمہوریت میں جمہور تو ہے ہی نہیں. جمہور کہتے ہیں عوام کو, ان کی پارٹیسپیشن کتنی ہے یار, کو عقل کو ہاتھ مارو. فراڈ ہے. ان پڑھ جائے ہو جاندے, ٹڈاں ٹوڈاں چک کے آ جاندے جاگیردار, اور انہوں نے پروردہ یا وہ اس طرح دے چمچے کٹتے انہوں نے. جمہوریت میں جمہور نہیں ہے تو قومی حکومت میں قوم کہاں سے آئے گی؟ قومی حکومت مخصوص چہرے ہی ہوں گے, کیئر ٹیکر کر لو, فلانا کر لو, ہی ہوں گے. ان پڑھ ٹڈاں والے وارداتیے. او یار بات سنو, اس لیول پہ آ کے بھی اگر کوئی بندہ اسمبلی کا سیشن اپنا وہ پراکسی لگوا دے یا سٹاف کو کوئی پیسے پوسے دے کے کرا لے اور حرام کھا لے, وہ کو پتہ ہی نہیں. یہ جڑے فنڈ دے ہے یہ انتظامی سے کام ہے, ان سے کرواؤ. یہ پونا کھا جاندے, ادھا لا دیں, اگلے سال پھر لوڑ. ٹھیک ہے سزا پروگرام میں شامل کریں گے. ایک بریک, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ملک کے 25 کروڑ عوام موجودہ ٹیکس کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں. IMF کے چنگل سے نکل کر اپنے معاشی فیصلے خود کرنے ہوں گے. نواز شریف چاہتے ہیں کہ ٹیکس 15% ہو. جب ایسا ہو جائے گا تو کوئی ٹیکس سے راہ فرار اختیار نہیں کرے گا.
ਯਾਰ ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ नहीं कौन लोग ने 25 करोड़ देखो, स्टैटिस्टिक्स की बात है, ये पिछली मरदमशुमारी का फिगर है। इस वेले असी कम से कम 27-28 करोड़ है, लेकिन इन्होंने तमीज नहीं, ओए कलर के जाए उत्थे ही फंसे। अच्छा देखो, पहली बात यह है कि इस चुंगल में, यानी कि चुंगल से निकालने, इस चुंगल में कौम को फंसाया किन लोगों ने? सियासतदानों ने। दूसरी बात, चुंगल से निकालेगा कौन? रोटी कपड़ा मकान वाले या कर्ज उतारो मुल्क संवारो वाले? वजीर दफा साहब, बेवकूफ बनाने की भी एक हद होती है। अवाम ये हद क्रॉस कर चुके, एक नई जनरेशन बड़ी हो चुकी है। अब हमारे उन जमानों में ना हाई प्रोफाइल स्कूल्स बहुत कम होते थे, प्रॉपर स्कूलिंग भी नहीं होती थी। ठीक है, सुनो, इस बात को गौर से सुनो और समझो, ये बंद ना करवा दें। HSN हो गया, ये कैडेट कॉलेजेस हो गए, ये वो छोड़ के लासाल वगैरह, ये वो बाकी की सी वही गंदबला टाट स्कूल ते फलाना टमकाने। उसके बाद एक इनकलाब आया, इनको समझ नहीं आई। ये जब लाहौर ग्रामर, बीकन हाउस, इस टाइप के स्कूल्स आए, ये बीकन हाउस का लोगो मेरा डिजाइन्ड है, मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। क्लास कम्युनिकेशंस के नाम है, संतोष भाई के सबसे छोटे भाई मंसूर, मैं, और ये जो इस वक्त है उधर, क्या कहते हैं इसको, ये PTI का पता नहीं रऊफ या क्या नाम है उसका, रऊफ हसन, ये भी हमारे साथ था, रऊफ हसन। हाँ, उसका लोगो मेरा बना हुआ है, मेरा मतलब कंपनी का। लेकिन ये स्कूल जब आए तो एक और जनरेशन टाट स्कूलों के और बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल्स के दरमियान अपर मिडिल क्लास के जो स्कूल्स आए, अब इनका हशर कर देंगे, ये चुंगल से निकालेंगे। मैंने कहा नहीं, रोटी कपड़ा मकान वाले या कर्ज उतारो मुल्क संवारो वाले। अच्छा, सारा कुछ कमाल हो गया, इन्हां दे खरबां डॉलर वध गए। वो 20 रुपये मन आटा जड़ा अयूब खान के जमाने च हुंदा सी, 20 रुपये मन, वो पता नहीं किन्ने हजार दा मन हो गया, 20 रुपए की रोटी हो गई। अच्छा, तो वजीर दफा साहब, नाउ ये अवाम की बारी है, अब बेवकूफ बनाने का वक्त बीत चुका। एक और जनरेशन, ये नहीं आएंगे किसी के पुत्र चपड़ासी लवाता, किसी साइकिल स्टैंड का ठेका दवाता, इस तरह इन्होंने वोट छीने हैं लोगों से। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार की तलाश में रवां साल के सिर्फ इब्तदाई 4 माह के दौरान 2.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए। अदादोशुमार के मुताबिक रवां साल के पहले 4 माह में 1078 डॉक्टर्स, 2000 इंजीनियर्स, 419 नर्सेज और 1650 अकाउंटेंट्स, 1.5 लाख मजदूर, 45,000 ड्राइवर्स, 9,500 कुक, 1235 इलेक्ट्रीशियंस, 818 मैकेनिक्स और 550 कंप्यूटर माहिरीन मुल्क छोड़ गए। तो मरियम, आपने इनका अचार डालना है, आपने इनका क्या करना था? भूखे मारना था इनको, जलील करना था इनको, थानों में जलील करना था, रंग बिरंगे पर्चे काटने थे इनके। अच्छा, इसका जवाब क्या है? अच्छा है, बोझ कम हुआ है, 25 करोड़ में से 2.5 लाख का बोझ उतरा। चलो, अल्लाह करे इसमें इजाफा हो। कमर जलालवी साहब का एक शेर सुनो। अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। ये बोझ उतर रहा है। 4 माह में 2.5 लाख चले गए मुल्क, ये मुस्बत इशारिये इसी तरह रहे तो अगले 10, 20, 30 वर्षों में ये मुल्क बेरोजगारों से पाक हो जाएगा। अच्छा, आखिरी बात सुनो। 80s में उसकी ज़िया की जेल काट के ये इन लोगों के लिए पीपल्स पार्टी बना। मैं हालात मेरे बहुत दिगरगूं हो गए, तो मेरे दोस्त हैं हफीज़ खान, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे और क्रेस्ट प्रेसिडेंट। तो वो उन्होंने कहा तू ठेका ले आया इस मुल्क का, चल, जबरदस्ती ले गए। मैंने दमाम एयरपोर्ट पे उतर के शेर कहा एक, सुनो, बदन लेकर चला हूं, जान पीछे छोड़ आया हूं।
वतन से दूर हूं, पहचान पीछे छोड़ आया हूं। याद रखना, खुद साख्ता जिला वतनी भी बहुत बड़ी सदा और अजियत है। इन लोगों के साथ हमदर्दी करो, इनके लिए दुआ करो। ये अपनी माओं को, बीवियों को, मासूम बच्चों को छोड़ के 2 वक्त की रोटी के लिए या थोड़ी खुशहाली के लिए पाकिस्तान इनको छोड़ना पड़ा है, मजाक नहीं है। दस्तरखान की तलाश में गए वो पाकिस्तान को। पाकिस्तानी रेलवेज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बगैर टिकट सफर करते 7,773 मुसाफिरों से 1 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवा दिया। खजाने का तो पैंदा ही नहीं है, पता नहीं कितों भी लीक लूक कर जाना, पता नहीं होंगे किन्ने। 1 करोड़ जमा हो गया होगा, ये पता नहीं क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा देखो, 1 करोड़ तो इस खजाने से क्या ऐसे निकलेगा जैसे थाने से गरीब आदमी की इज्जत का जनाजा निकलता है, या अस्पताल से किसी बंदे का जनाजा निकलता है, जैसे अदालत से इंसाफ निकलता है, जैसे शहरों से अमन व अमान निकला हुआ है, जैसे स्कूल से इल्म निकला हुआ है, जैसे सड़कों से नज्म ज़ब्त निकला हुआ है, जैसे तनख्वाहदार की जेब से तनख्वाह निकली हुई है, खर्चा बाकी। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अब ये बगैर तारों के बिजली की ट्रांसमिशन वाली वीडियो देखकर इस पर तो जरा रोशनी डालें। ये मेरा दुख है, खुदा की कसम खुदकुशी हराम ना होती तो शायद मैं कर गुजरता, और मुझे आसान तरीन तरीका आता है। पूछा है डॉक्टर से कि टू कमिट सुसाइड सबसे आसान तरीका क्या है, वो कभी बताऊंगा, मुझे याद कराना, बताऊंगा। जिंदगी में सिर्फ 2 दुख, वो ही नहीं जीने दे रहे, पाकिस्तान के अवाम की हालत और आलम इस्लाम की हालत जार, कसम पुरसी, बेबसी, बेचारगी, कोई जाती प्रॉब्लम नहीं। लेकिन खुदा का वास्ता देखो, वो लोग रुकते नहीं, हम फालिज ज़्यादा लोग हैं, फालिज के मारे हुए, हम चलते नहीं। कभी सोचा कि टिश्यू पेपर से लेकर टूथपेस्ट तक, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर एटमी तवानाई तक, हैंड पंप से लेकर पावरलूम तक, फ्लश सिस्टम से लेकर वॉशिंग मशीन तक, साइकिल से लेकर सुपर स्पीड ट्रेन तक, ट्रैफिक सिग्नल से लेकर टॉर्च तक, फोन से लेकर सेल फोन तक, आज़ा की तब्दीली से लेकर आवाज की रफ्तार से भी तेज तर मशीनों तक, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर पेट्रोल की दरियाफ्त तक, चौड़े हुए ना दिरहम और दीनार, कटिया किन्ने, उसका इस्तेमाल किसने सिखाया तुम्हें? अच्छा, रेलवे से लेके रेडियो, टीवी, ट्रैक्टर से लेके हार्वेस्टर, जरे से लेके हैरान कुन तिब्बी आलात तक, वो MRI मशीन च पाओ, सारा कुछ ही खोल के दस दी। अच्छा, पॉकेट स्मार्टफोन्स अब स्मार्टफोन्स नहीं रह गए, पूरा कंप्यूटर है। मैं जाहिल हूं, आपको पता है जी। माहौल दोस्त बैटरी कारें, तारों की उलझन से पाक, शोर कम करने वाली टेक्नोलॉजी, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स और ऐसी स्मार्ट वॉचेस जो दिल की धड़कन, नींद और वर्जिश का रिकॉर्ड रखती हैं। खुदा का खौफ करो, अपने अपने गिरेबानों में झांको, इथे पता नहीं की जमी जाते, भी चुंझे लड़ाई जाते, फजूल सब किस्सा है पारी ना, लेकिन नहीं लगे हुए। मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब जानते हो आप? अच्छा, मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की सलाहियत पैदा करना इस सदी का मोजज़ा है, अजीम तरीन मोजज़ा। अच्छा, रोबोट, ह्यूमनाइड, ऑल पावर्ड, खुदकार गाड़ियां, बगैर पायलट जहाज, AI, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड टीचर्स, इनका भी अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप डॉक्टर चुके फिर दे हो ना, लॉयर्स से टीचर्स, कहानी खत्म। जीन्स की एडिटिंग, जीनियाती कोड में तब्दीली, दुरुस्तगी की टेक्नोलॉजी की मदद से हजारों जीनियाती बीमारियों का इलाज। माहिरीन जीनियात के, ये जेनेटिक्स के मुताबिक इंसान की औसत उम्र, एवरेज एज 150 बरस तक इंश्योर की जा सकती है स्मार्टफोन्स। और ये राब्ते नहीं है कि ये हाल है की पकाया है। स्मार्टफोन्स राब्ता नहीं सिर्फ, बल्कि इनमें मौजूद एप्लीकेशंस और तेज तरीन इंटरनेट ने बैंकिंग, खरीदारी और मालूमात तक रसाई को हर फर्द के हाथ में पकड़ा दिया है। अच्छा वो यार, वैक्सीन्स, कोविड,
पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी की मदद से इंतहाई कम वक्त में वैक्सीन्स, जिसने तिब की दुनिया में, अच्छा बात सुनो, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, खुदा का खौफ करो, तो तुम कौन हो? मैं कह रहा हूं ना कि अपने हमवतनों की हालत ज़ार और आलम इस्लाम की दरमांदगी, पसमानदगी, बेचारगी, बिल्कुल ठीक। क्या करूं मैं? ठीक है सर, हसन साहब आखिर में एक शेर सुना दें। मैंने मौत से पहले जीना छोड़ दिया है। मैंने मौत से पहले जीना छोड़ दिया है। इस दुनिया से हर एक रिश्ता तोड़ दिया है। बहुत खूब। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।